आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी अपने आंसर यहाँ पे सबमिट करें। इसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 10 सेकेंड है, ज़्यादा यहाँ पे समय लेना नहीं है। क्वेश्चन की यहाँ पे एक संख्या है, 1 घंटे में हम यहाँ पर कम से कम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकेंगे हम डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए
के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी में अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन भी होता है। आर्थिक परिमाण मंदी के पहले और बाद में मौलिक रूप से यहाँ पे बदल जाते हैं। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस प्रकार की रिकवरी जिसे हम के शेप रिकवरी यहाँ पर कहते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डायवर्जन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसे रोमन भाषा के हम के अक्षरों यानी दो भुजाओं के मिलती जुलती स्थिति के रूप में हम इसे दिखाते हैं और अतः इसीलिए क्या बोला गया इसे बारे में। देने के लिए तो सभी
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, कमोडिटीज एंड डेयरी चलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो इसलिए ईएसजी फंड अन्य फंडों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, निवेशक की विवेक पर आधारित होता है। ईएसजी फंड पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं, नैतिक व्यापार प्रथाओं, कर्मचारी अनुकूल रिकॉर्ड वाली कंपनियों पर केंद्रित है। फंड को यहाँ पर देखा जाए तो सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कथन 2 आपका सही नहीं है कि जितना भी फंड, म्यूचुअल फंड, इस तरह के बॉन्ड, ये सब आपको सेबी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कोई अन्य संस्था कभी भी ऑप्शन में आया तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो आंसर गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा, छोटे बंदरगाह भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकंड है आपके पास अपने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जल्दी से, आसान सा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा वैसे समय नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन आसान है, जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन का आंसर चेकआउट कर लें। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका ए। ठीक है, आंसर होगा आपका ए। भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत
परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत यहाँ पर प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें देखा जाए तो जो जानकारी दी गई है कि जो प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व है केंद्र सरकार के पास है, कथन ये सही है। छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व प्रबंध राज्य सरकारों के पास यहाँ पर होता है। अब इसमें कानूनी प्रावधान क्या क्या है, तो भारत के प्रमुख बंदरगाह भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत यहाँ पे प्रशासित होते हैं। संसद द्वारा घोषित प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, अतः कथन 2 सही यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर भी आपको केंद्र सरकार यहाँ पर निर्णय ले सकती है छोटे बंदरगाहों को लेकर भी। प्रमुख बंदरगाहों की संख्या भारत में 12 है और 200 यहाँ पे गैर बंदरगाह या कह सकते हैं छोटे बंदरगाह भारत में स्थित हैं। कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें है जैसे कि पूर्ववर्ती जो कांडला है, मुंबई, जेएनपीटी, मार्मागो, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नोर या कामराजार, चिदम्बरार, चिदम्बरार और विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया सहित ये सारे प्रमुख आपके बंदरगाह हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई का उपयोग केवल कृषि वस्तुओं के लिए किया जाता है। दूसरा, जीआई बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के समझौते पर द्वारा शासित है। तीसरा, भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? ए कहता है केवल 1, बी कहता है 1 और 2 दोनों, सी कहता है केवल 2, डी कहता है 1 और 2, 1 2 3। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे भौगोलिक यहाँ पे संकेतक यानी कि जीआई से रिलेटेड इस क्वेश्चन में से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आंसर अब यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए आंसर है आपका सी। आंसर कौन सही है यहाँ पे? सी, अर्थात कि यहाँ पर केवल 2 आपका सही है। और कौन से क्यों सही है तो वो भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र हो। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। किसी उत्पाद को दिया गया टैग जो जीआई के रूप में कार्य करता है उस उत्पाद के मूल्य के स्थान की पहचान के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग हम कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कृषि के बारे में कथन 1 में बोला गया था। दूसरा, एक बार जीआई सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पाद के विपणन के नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी यहाँ पे सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग होने से दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर एक घटक के रूप में शामिल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक तरफ आपका रोजगार दिया है, दूसरी तरफ उसकी कार्य की प्रकृति दी हुई है। ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम, गोल्ड कॉलर अत्यधिक कुशल श्रम, रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए है केवल 1, बी है 1 और 2 दोनों, सी है केवल 2 और 3, डी है 1 2 3। तो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दीजिए। कौन सा रोजगार किस कार्य की प्रकृति के साथ सही युग्म में यहाँ पर सुमेलित है? जल्दी से बताएं। 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका डी यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इन सभी रोजगार
क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है? पहला, तकनीकी वस्त्र से वे कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जिनका अनुप्रयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। दूसरा, सरकार ने तकनीकी वस्त्र सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। तीसरा, तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्माण में लगी संस्थाओं को संशोधित उन्नत कोष योजना के तहत सहायता की पेशकश की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, केवल एक और दो। तो ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। तकनीकी वस्त्रों को लेकर यहाँ पे कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 में से 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी से बताएं। जल्दी, तकनीकी वस्त्र, 5 सेकंड और हैं। मौजूदा विश्व बाजार जो 250 अमेरिकी डॉलर का है, 18 लाख करोड़ का है। भारत में से हिस्सेदारी 19 अरब डॉलर की है। भारत इस बाजार का 8% शेयर 40 अमेरिकी बिलियन डॉलर के साथ एक महत्वाकांक्षी भागीदार है, जबकि सबसे बड़ी भागीदारों में यूएस, पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान के द्वारा 20 से 40% तक है। भारत सरकार द्वारा स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र निर्माताओं जैसे कि अल्हमस्ट्राम, जॉनसन एंड जॉनसन आज से इन्हें पहले ही भारत में परिचालन शुरू कर दिया और कथन 2 भी यहाँ पर आपका सही है। इसका उद्देश्य निर्यात में सुधार करना, अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत यहाँ पर तकनीकी सलाहकार निगरानी समिति के मार्गदर्शन में कपड़े और तकनीकी अन्य उत्पादों के निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी उन्नयन और CIS की पेशकश यहाँ पर की जाती है और इसलिए कथन 3 भी आपका यहाँ पे सही है। चलो, बहुत अच्छे हो, यहाँ पे हमने देख ली व्याख्या। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बैंकों, NBFC, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगा। दूसरा, इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल नहीं है, तीसरा, एकीकृत योजना के तहत RBI गवर्नर अपीली प्राधिकारी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? A है केवल 1, B है 2 और 3, C है 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित इस घटनाक्रम में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ABCD में इसका राइट आंसर जल्दी से चूज करें और आंसर दीजिए। चलिए, 10 सेकंड थे आपके पास जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। 5 सेकंड और रह गए हैं अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए, चेक कर लीजिए अपने अपने आंसर सभी लोग। आंसर देखिए है आपका B सही है, 2 और 3 यहाँ पर आपके राइट आंसर हैं। क्यों सही हैं तो वो भी आप समझ लीजिए साथ साथ। सबसे पहली चीज़ देखिए, हाल ही में RBI ने, प्रधानमंत्री ने एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च की है और यह RBI के 3 लोकपाल योजना अर्थात 2006 की बैंकिंग लोकपाल, 2008 की NBFC के लिए लोकपाल योजना, 2019 में डिजिटल लेन देन की लोकपाल योजना को, इसमें तीनों को ही समाहित कर दिया जाएगा। एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन जैसे कि बैंक, NBFC और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के द्वारा प्रदान की जाने वाली संख्याओं की कमी से संबंधित है। अतः शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि विनियमित 90-30 दिनों की अवधि में के भीतर उसका अपना जवाब यहाँ पे दिया जाता है, जो कि कथन आपका 1
सही है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया कि इसमें गैर अनुसूचित तो सहकारी प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक है। यह योजना आरबीआई लोकतंत्र के दृष्टिगोचर को तटस्थ बनाकर लाया है और एक राष्ट्र एक कराकृत के दृष्टिकोण में अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अतः यहाँ पर अतः कथन 2 आपका इसमें सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वरस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक बैंकिंग ट्रोजन है, या डिनायल ऑफ सर्विस है, या ईव्स ड्रॉपिंग है, या एक क्रॉस ओवर स्क्रिप्ट है? तो बताइए सर्वरस के बारे में आपने सुना है? अगर सुना है तो जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर्वरस के बारे में कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? 10 सेकंड है अपने आपके आंसर यहाँ पे सबमिट करने के लिए। जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सर्वरस के बारे में। आंसर देखिए ये सही है, एक बैंकिंग ट्रोजन है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये सही है, ठीक है। देखा जाए तो सर्वरस एक बैंकिंग ट्रोजन है जो मुख्य रूप से डेटा कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डेटा चोरी करने हेतु उपयोग किया जाता है। ट्रोजन एक प्रकार का कोड या सॉफ्टवेयर है जो डेटा नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, बाधित होता है, चोरी करता है या हानिकारक रूप से यहाँ पे कार्रवाई करता है। बैंकिंग ट्रोजन एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, भुगतान प्रणाली आदि का उपयोग करने वाले ग्राहकों के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर आपको कोई गोपनीय जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की जाती है। सर्वरस का जो कार्य है कि यह कोविड-19 महामारी का लाभ उठाने और उपयोगकर्ताओं की दुर्भावना से पूर्ण क्षेत्र में यहाँ पर लिंक को सामाजिक रूप से लिंकिंग करना और डाउनलोड करने हेतु यहाँ पर लुभावने के लिए मैसेज भेजना होता है। यह एप्लीकेशन आमतौर पर फिशिंग अभियानों के लिए लाया जाता है। यह एप्लीकेशन आमतौर पर फिशिंग अभियानों के माध्यम से फैलता है ताकि उपयोगकर्ताओं को इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जा सके। अभी अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है लिंक और ईमेल, टेक्स्ट मैसेज जैसे बैंक किसी विश्वसनीय स्रोत से यहाँ पर आया है और लिंक उपयोगकर्ताओं की जाली वेबसाइट पर ले जाया जाता है। एक बार लॉगिन करने के पासवर्ड जैसे करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल हैकर पहुँच जाते हैं और अतः विकल्प ए आपका सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में आपको डेटा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तीव्र और सस्ता लेन देन, दूसरा है निवेश गंतव्य, तीसरा है मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा। उपर्युक्त में से किस स्थान पर क्रिप्टो करेंसी का लाभ आपको नहीं जाता है? ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2, 3। जल्दी से बताएं क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है? जल्दी बताएं। चलिए 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने के लिए, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है जल्दी से यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आइए चेक करते हैं। आंसर है आपका डी यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी का देखिए लाभ क्या है कि तीव्र और सस्ता लेन देन होता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई भी लेन देन आपको निष्पादित करना है, हम क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन जो होता है उनके गंतव्य तक पहुँचने से पहले बिचौलियों की जो श्रृंखला होती है नियंत्रित नहीं यहाँ पर किया जाता है, अतः कथन 1 इसमें सही है। दूसरा, निवेश गंतव्य के बारे में क्रिप्टो करेंसी आपूर्ति सीमित है, आंशिक रूप से एक सोने की तरह है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की तीव्रता या कीमत बहुत बढ़ी है। इसके कारण लोगों का जो झुकाव हुआ है वो क्रिप्टो करेंसी निवेश करने को अधिक देखा यहाँ पे जाता है, अतः कथन 2 भी यहाँ पे सही है। तीसरा, मुद्रास्फीति विरोधी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफ़ी हद तक वृद्धिमान प्रक्षेप वक्र द्वारा निर्धारित होती हैं और इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अपने पास रखना अधिक पसंद करते हैं, अतः 3 यहाँ पर आपका कथन 30 भी यहाँ पे सही है। इसे मुद्रा पर अविस्फीतकारी प्रभाव भी उत्पन्न होता है, डिफ्लेशनरी इफेक्ट इसे हम कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेषित धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राप्तकर्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। दूसरा, विश्व बैंक ने चीन और मैक्सिको के बाद भारत को प्रेषित धन प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश घोषित किया है
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रेषित धन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? रेमिटेंस की बात की जा रही है। रेमिटेंस जो भारत को यहाँ पर मिलता है, जो विदेशियों में भारतीय जो रहते हैं अपने परिवारों को जो पैसे यहाँ पे भेजे जाते हैं, तो कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा? पहला या दूसरा या दोनों में से कोई नहीं। चलिए 5 सेकंड आपको और हैं जल्दी से अपनी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंसर है आपका ए अर्थात केवल एक सही है इसमें। प्रेषित धन रेमिटेंस का आशय प्रवासियों के द्वारा मूल देशों में मित्रों रिश्तेदारों को किए गए वित्तीय या अन्य हस्तांतरण से है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। इसमें देखिए दो मुख्य घटक हैं, निवासी और अनिवासी। परिवारों के बीच नगद वस्तु के रूप में, व्यक्तिगत हस्तांतरण और कर्मचारियों का मुआवजा श्रमिकों की आय को संदर्भित है। सीमित समय के लिए यहाँ पर दूसरे देश में जो काम करते हैं। प्रेषण या प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, लेकिन ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बना देता है, और कथन ए आपका सही है। दूसरा, विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर पिछले वर्ष से 4.6% की वृद्धि प्राप्त करने वाला दूसरा का दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्त करता रहा है। भारत के पश्चात यहाँ पर चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान आता है। था कथन दो आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पर भारत को बोला गया कि तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन भारत कौन से स्थान पे है? पहले नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जो कुल प्रेषित धन के 20% से अधिक के लिए यहाँ पर जिम्मेदार है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी एसपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए एसपीआर कच्चे तेल का विशाल भंडार है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एसपीआर के तेल के बाजारों को जारी करने के लिए सदस्य देशों के समन्वय में मदद करती है। और तीसरा, भारत में सबसे अधिक एसपीआर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? कथन देखते हैं। पहला है केवल दो, बी है एक और दो और तीन, सी है एक और दो, और डी कहता है 1 2 3। तो जल्दी से बताएं एसपीआर यानी कि सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे और साथ ही साथ इसका आंसर भी चेक करेंगे कितने लोगों का यहाँ पे सही होगा। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सामरिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में जल्दी से बताएं। 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर है देखिए सी है, अर्थात यहाँ पे 1 और 2 सही है। अब क्यों सही है वो भी चलिए देख लेते हैं हम। देखिए इसमें कहा गया कि सामरिक पेट्रोलियम भंडार प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, आपदाओं के आपूर्ति के कारण में व्यवधान जैसे किसी भी कच्चे तेल से संबंधित संकट से निपटने के लिए हम कच्चे तेल के विशाल भंडार होते हैं। ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, तेल के संकट के बाद समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1973 में अमेरिका में लाया गया। अतः कथन यहाँ पर एक सही है। दूसरा यहाँ पर देखें तो आईए के अनुसार 90 दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसपीआर के स्तरों को बनाए रखने के आमतौर पर 3 तरीके हैं। पहला कि रिफाइनरों के पास वाणिज्यिक स्टॉक हो, दूसरा सरकार और एजेंसी के शेयर हों, तीसरा देशों को संतुलन के अनुसार चुनना। तो कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। 3 सबसे बड़े सामरिक पेट्रोलियम भंडार जापान, अमेरिका, चीन के पास हैं, अतः कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बैंकों के समेकन विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? ए, बैंकों का विलय वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। बी, इसमें परिचालन लागत को कम करने की क्षमता है। सी, यह आमतौर पर शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की गति को बढ़ाता है। या डी, बड़े बैंकों में संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता होती है। तो बताइए बैंकों के समेकन या बैंकों के विलय के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैंकों के समेकन या विलय में से कौन सा कथन सही नहीं है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंसर है सी,
ठीक है, आंसर सभी लोग यहाँ पे चेक कर लें, आंसर है आपका सी। ठीक है, बैंकों में समेकन वैश्विक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर पर उनकी उपस्थिति के मजबूत करने को यहाँ पर मदद करता है। साथ ही साझा नेटवर्क की भी यहाँ पर उपस्थिति के परिचालन लागत को कम किया जा सकेगा। बढ़ी हुई परिचालन दक्षता से बैंकों की उधार लागत में कमी हो जाती है। बड़े बैंकों में सरकारी खजाने पर निर्भर रहने के बजाय बाजार से संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता होती है, और जिन बैंकों का विलय हो रहा है उसे शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में देरी देखे जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसे बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी सभी निर्णयों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे और इस सिस्टम में क्रेडिट डिलीवरी में गिरावट आएगी। अतः कथन सी सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आंसर चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है आंसर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा, ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की। तीसरा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, और डी है यहाँ पर 1, 2, 3। तो जल्दी से बताएं, ऑपरेशन फ्लड को लेकर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए यहाँ पर 3 में से कौन से कथन आपके सही हैं? जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए चेकआउट करते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर। देखिए आंसर है आपका सी। ठीक है, क्यों है सी उसको भी चेकआउट कर लीजिए। देखिए, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है, और राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो भारत के मिल्कमैन की जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं। अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2021 डॉक्टर कुरियन की 100वीं जयंती के संदर्भित करता है, और ऑपरेशन फ्लड ने 2016-17 भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी यहाँ पर बना दिया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है। दूसरा, इसके द्वारा प्रस्तुत मॉडल सीमा पार दिवालिया मुद्दों से निपटने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचा है। और तीसरा, भारत उन 8 देशों में से एक है जो इस निकाय की स्थापना से ही इसका सदस्य रहा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र निकाय का वर्णन करता है? ए है विश्व व्यापार संगठन, बी है अंकटाड, सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, और डी है यूएनसीट्रल। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कौन सा है? जो 3 कथन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 3 कथन किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के वर्णन के बारे में है? तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताएं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं जब आप यहाँ पे भुगतान संतुलन व्यापार वाला चैप्टर इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसको किसको पता है? चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है देखिए डी है। ठीक है, यूएनसीट्रल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है। स्थापना इसकी 1966 में की गई थी, और यह सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखा जाए तो इसने अपने कई कानून, मॉडल कानूनों, कन्वेंशनों और कार्य समूहों के बीच मजबूत वार्ता माध्यम यहाँ पर यूएनसीट्रल ने सदस्य देशों को उनकी उपस्थिति के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार कानून सिद्धांत की तुलना, जांच, वार्ता, उन्हें अपनाने हेतु मूल्यवान मंच यहाँ पे प्रदान किया है। भारत उन 8 देशों में है जो कि यूएनसीट्रल की स्थापना से इसके सदस्य हैं, और यूएनसीट्रल मॉडल सीमा पार दिवालिया मुद्दों से निपटने के यहाँ पर लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचा है। इसे ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर समेत उन 4 देशों ने अपनाया है। अतः विकल्प डी आपका सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना में जीरो इफेक्ट शून्य वायु प्रदूषण, तरल निर्वहन और ठोस अपशिष्ट को संदर्भित है। दूसरा, इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो जल्दी से बताएं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को लेकर जो कथन दिए गए हैं दोनों में से यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आप अपने आंसर को सबमिट करें, उसके बाद इसके आंसर को चेक करके इसकी व्याख्या को देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को इसका आंसर पता है। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के बारे में। चलिए ये आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए ए सही है, ठीक है, यानी कि केवल एक सही है इसमें। क्यों सही है उसका आंसर देखिए। सबसे पहले जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के बारे में, यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा 2016 में शुरू की गई योजना है। एक एकीकृत व्यापक प्रमाणन प्रणाली है ये, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। यह योजना उत्पादों प्रक्रियाओं दोनों में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण, समन, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन, डिज़ाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार सहित तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उत्तरदायी है। इसका मिशन जीरो डिफेक्ट जीरो प्रभाव के सिद्धांतों के आधार पर भारत में ZED संस्कृत को विकसित और कार्यान्वित करना है। जीरो डिफेक्ट जो है अवधारणा एक ग्राहक केंद्रित यहाँ पर होती है। इसमें शून्य गैर अनुरूपता और गैर अनुपालन है, शून्य अपशिष्ट है, जबकि जीरो इफेक्ट जो है वो शून्य वायु प्रदूषण, तरल निर्वहन, ठोस अपशिष्ट, प्राकृतिक संसाधनों का शून्य अपव्यय है, अतः कथन 1 भी यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए 17वीं शताब्दी में डचों के आगमन के बाद भारत में वाणिज्यिक कॉफी की खेती पूरी तरीके से फली फूली। बी भारत में कॉफी उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही खपत होता है। सी कर्नाटक कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। और डी भारत कॉफी की अरेबिका और रोबस्टा किस्मों का उत्पादन करता है, जिसमें रोबस्टा का बाजार मूल्य अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कॉफी से रिलेटेड इसमें कौन सा एक कथन सही है? देखिए 4 दिए हुए हैं, कथन इसमें एक ही सही है, बाकी 3 गलत लिखे हुए हैं। तो आपको ये पहचानना है कि सही कौन सा है, डेटा किसका, यहाँ पे जानकारी जो दी हुई है सही किसका है। 10 सेकंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो आई होप सो यहाँ पर आप कॉफ़ी अगर के बारे में आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर बेहतर तरीके से, ताकि यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड और हैं, अपने अपने क्वेश्चन को सबमिट करें, जल्दी से बताएं। चलिए आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए आंसर है आपका सी, अर्थात कि कर्नाटक कुल कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 70% सबसे बड़ा उत्पादक है, बाकी सबकी सब गलत है। तो सही क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए कॉफ़ी भारत में 17वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पे पेश किया गया था। डचों यानी 17वीं शताब्दी में भारत में अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में कॉफ़ी की खेती को फैलाने में यहाँ पर इसने मदद की, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राज के आगमन के साथ ही वाणिज्यिक कॉफ़ी की खेती पूरी तरीके से फली फूली, अतः कथन 1 विकल्प यहाँ पे सही नहीं